क्या लगता है? पहली बात ये बताइए कि सिस्टम में एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या? एक्स डायरेक्शन में क्या कोई फोर्स लग रहा है? बाहर से देखो, बाहर यहाँ ग्राउंड पे खड़ा होकर के इसको ऊपर से लुक करो और फाइंड आउट करो, क्या इस पूरे सिस्टम में, इस ब्लॉक में, इस वेड्स में एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है? नहीं सर, नहीं लग रहा। नहीं लग रहा। देखो, दो ठो फोर्स तो ग्रेविटी के कारण, एक इस पर mg लगेगा, एक इस पर mg लगेगा। जमीन के द्वारा एक इस पर नॉर्मल लगेगा। ये हुआ एक्सटर्नल फोर्स। इस पर mg, नीचे में mg, और इस जमीन के द्वारा इस बेड्स पर एक नॉर्मल, ये तीनों हो गए एक्सटर्नल फोर्स। इस ब्लॉक पर इस सरफेस के द्वारा एक नॉर्मल, इस ब्लॉक, है ना, नॉर्मल, और इस ब्लॉक के द्वारा इस वेड्स पर नॉर्मल, ये दोनों हो गए इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स से हमको ज्यादा परेशानी नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स जो भी लगा वो वाई डायरेक्शन में लगा। जमीन के द्वारा इस वेड्स पर ऊपर नॉर्मल, धरती के द्वारा इस पर mg, जमीन के द्वारा इस वेड्स पर नीचे mg, जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगा वो किधर लगा? वाई डायरेक्शन। मैं बना के दिखाता हूं। इस पर फोर्स लगा एक इधर में mg, अर्थ के द्वारा। इस पर एक फोर्स लगा नीचे में mg, अर्थ के द्वारा। जमीन के द्वारा इस पर एक ऊपर में लगा नॉर्मल। ये तीनों फोर्स कौन से फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स है, क्योंकि मैंने ब्लॉक प्लस वेट टेकन एज ए सिस्टम। मैं वेट्स और ब्लॉक को अगर एक सिस्टम में ले लेते हैं, तो ये तीन एक्सटर्नल फोर्स है। बाकी जो एक फोर्स लगेंगे इसके द्वारा नॉर्मल, और इस पर भी एक लगेंगे नॉर्मल, ये दोनों इंटरनल फोर्स होंगे। क्या एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है? नहीं सर। एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाने वाला कौन है? ग्राउंड है। ग्राउंड है। अगर इसमें फ्रिक्शन होता तो इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगाता। बोलो हाँ। यस सर। तब इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन लग जाता। लेकिन ये तो स्मूथ है, ये तो स्मूथ है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। तो इस पूरे सिस्टम में नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो। जीरो है। जीरो है। एक्स डायरेक्शन में जीरो। तो एक्स डायरेक्शन में इंटायर सिस्टम की सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करेगा। हम्म। अगर ये सिस्टम रेस्ट में था तो सेंटर ऑफ मास जहां था, एक्स डायरेक्शन में उसका कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास वही रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास will remain as it was, जहां था वही रहेगा। अब बताइए, इस सिस्टम में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स वाई डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं लग रहा ये सर लग रहा है। है? लग रहा है। वाई डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स कौन से लग रहा है? आइनस, mg, सर ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटी फोर्स। नेट एक्सटर्नल फोर्स पूछा मैंने, इंडिविजुअल नहीं, नेट एक्सटर्नल फोर्स। नेट एक्सटर्नल फोर्स लगा तभी तो ये mg डाउनवर्ड आया। हाँ सर। तो वाई डायरेक्शन में ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, वाई डायरेक्शन।
So in y coordinate of center of mass will change. तो यहाँ पे ये हम लोग पहले से फाइंड आउट कर लेंगे सिचुएशन के फोर्स ड्रॉ करके कि किस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो उसके इफेक्ट किधर है, और किस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ये दो चीजें हम फाइंड आउट करें। और यहां से आप कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में 0 होगा और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वाई डायरेक्शन में 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। वेदांग, ये सब समझ में आया? यस सर। चलिए, तो फिर तो चीजें आसान है। अच्छा, ये बताइए वेट्स क्यों चलेगा? ये ब्लॉक नीचे गिरेगा तो वेट्स क्यों चलेगा? ये ब्लॉक नीचे गिरेगा तो वेट्स क्यों सर चलेगा? वेज कंस्ट्रेंट से। वेज कंसेस नहीं, यहाँ पे कोई उसको चलाने कम वाला फोर्स होता है ना। उसको कंपोनेंट के कारण चलेगा। हाँ, एक्चुअली में चलने का जो स्थिति है वो यहाँ समझो, वो सिंपल है। ये जो आपका वेज है और ये जो ब्लॉक है इस पे, तो ये जो वेज है इस ब्लॉक पर एक नॉर्मल फोर्स लगाया और ये ब्लॉक भी इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगाया। ये नॉर्मल फोर्स के एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर लग गए। ये कंपोनेंट लग गए y डायरेक्शन में, ये कंपोनेंट लग गए x डायरेक्शन में, और इस पर तो कोई फ्रिक्शन वगैरह लग नहीं रहा। तो ड्यू टू दिस फोर्स कंपोनेंट, ड्यू टू दिस the wedge moves backward. सिमिलरली ये जो ब्लॉक है इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे। इस कंपोनेंट के कारण ब्लॉक मूव्स फॉरवर्ड। और इसी दो कंपोनेंट के इन्फ्लुएंस से सेंटर ऑफ मास जो है वो मेंटेन रहेगा। ब्लॉक आगे जाएगा, वेट्स पीछे जाएगा, इस प्रकार जाएगा कि सेंटर ऑफ मास जहां था एक्स डायरेक्शन में वो वहीं रहेगा। अब आइए हम इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट सिस्टम से दिखाते हैं। अच्छा, वेट्स किधर चलेगा वेदांत? पीछे चलेगा आगे चलेगा? जो सिचुएशन मैंने फोर्स का दिखाया उसके अनुसार पीछे चलेगा। पीछे चलेगा। ये आपका इनिशियल स्टेट, ये हाइट h है, बेस b है, और इनिशियल ये स्थिति है इसकी, है ना? इसको हम कॉपी कर लेते हैं और मान लेते हैं कि ये जो है वो थोड़ा सा आगे चलेगा। जाना चाहिए था पीछे, मैंने उसको मान लिया कि आगे गया। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था मेरा, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम देख रहे हो ना हमेशा आगे ही ले रहे हैं, अपने आप एडजस्ट हो जाता है। ये ब्लॉक यहां से पहुंच गया ग्राउंड। जब ग्राउंड पे पहुंचा तो ये वेट आगे चला गया x। ये x निगेटिव आना चाहिए जब हम कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है। बताओ
इसका कोऑर्डिनेट बोलो। x का 0, y का h। इसका कोऑर्डिनेट बोलो सेंटर ऑफ मास का। x का b/3, y का h/3। ये होता है ना, यस सर। b/3 h/3। जब फाइनल स्थिति आया तो इसका कोऑर्डिनेट बोलो। x का x + b और y का 0। और इसका कोऑर्डिनेट बोलो। ये तो b/3 है, ये h/3। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा वेदांत? x + b/3, h/3। h/3। क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, सो x डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की इनिशियल कोऑर्डिनेट, x डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की फाइनल कोऑर्डिनेट सेम रहेगी। बताइए तो इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास x डायरेक्शन में m1 x1, m1 x1 x1 0 है, m2 x2, m2 हुआ कैपिटल M और x2 हो गया कितना b/3 डिवाइडेड बाई m1 + m2। फाइनल बताइए यहाँ वाला m1 x1, m1 हो गया स्मॉल m और x1 हो गया x + b प्लस m2, m2 हुआ कैपिटल M, x2 हुआ x + b/3 डिवाइडेड बाई m + कैपिटल। आइनस, इज दैट क्लियर? यस सर। चलो तो फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो ये जो है m b/3 राइट साइड में आ गया m × x + m × b प्लस कैपिटल M × x प्लस कैपिटल M × b/3। ये तो इसके साथ घट के 0 हो जाएगा। हमको चूंकि x निकालना है तो माइनस स्मॉल m b आ गया लेफ्ट में और इधर में आ गया m + कैपिटल M x के साथ कॉमन। So x you will get minus m by small m by capital M into b। तो निगेटिव साइन आना क्या बताता है? ऑपोजिट डायरेक्शन। Wedge will displace to left। नेगेटिव साइन है ना। तो इसका हम आंसर क्या करेंगे? x डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे m/m प्लस कैपिटल M और डायरेक्शन लिखेंगे लेफ्ट। दिस इज नेगेटिव साइन सोर्स। Wedge will displace to left। डिस्प्लेसमेंट वही होगा mb/m लेफ्ट वर्ड। अच्छा बताइए तो इनिशियल सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट क्या है? इनिशियल सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट क्या है? m × h कैपिटल M × h/3 बाई m + m। यही है ना। हाँ सर। और फाइनल सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट क्या है? फाइनल सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट क्या है? m × x + m × 0 m × 0 स्मॉल m का 0 है, और कैपिटल कैपिटल M M। × h/3 यस सर। बाई कैपिटल M स्मॉल।
देखो तो क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट इक्वल हो सकते हैं? नहीं सर। वेदांत, क्या इक्वल हो सकते हैं? नहीं सर। नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, क्योंकि ये वाली जो फैक्टर है, ये वाली फैक्टर, बाकी सारे फैक्टर सेम है, ये वाली फैक्टर चेंज हो रहा है। दिस कैनॉट बी इक्वल। और कौन सा ज्यादा है वेदांत? फाइनल ज्यादा है? नहीं, इनिशियल ज्यादा है। इनिशियल ज्यादा। इनिशियल ज्यादा है, शुरुआत में हाइट ज्यादा है, वाई डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट ज्यादा है। और जब वो पार्टिकल नीचे आ गया, वो जो ब्लॉक नीचे आ गया, तो उसकी सेंटर ऑफ मास की वाई कोऑर्डिनेट घट गई, यहाँ जीरो हो गई है, बाकी सारे फैक्टर सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास वाई डायरेक्शन में क्या बोलेंगे? इनिशियल माइनस फाइनल हुआ ना डिस्प्लेसमेंट, घटा दीजिए, कितने आ जाएंगे? सर एम दिस एच माइनस बाय दिस करेंगे, दिस माइनस दिस करेंगे तो एम प्लस कैपिटल एम तो कॉमन ही रह जाएगा, ये कट जाएगा, एम एच बाई एम प्लस, ये घट के कट जाएगा ना, ये वाली फैक्टर नीचे की कॉमन हो गए। और ये मूव किधर किया, डाउनवर्ड की अपवर्ड? इनिशियल माइनस फाइनल किए हैं तो मूवमेंट किधर हुआ? इनिशियल ज्यादा था, इनिशियल ज्यादा था और फाइनल कम था। इनिशियल में फाइनल किए तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, नीचे हुआ ना। तो डिस्प्लेसमेंट ये जो हुआ सेंटर ऑफ मास की, वो किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड। 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 ये सारी डायरेक्शन एकदम स्पष्ट होना चाहिए, नहीं कि किसी तरह कैलकुलेट कर लिया, गणित कर लिया, निकाल के बैठ गया, और डायरेक्शन पूछ रहे हैं तो कुछ नहीं बोल रहे। इसलिए मैंने ये निकालने से पहले आपसे पहले पूछा कि कौन ज्यादा है कौन कम है, ताकि तुम ऑब्जर्व कर सको कि शुरुआत में कहाँ था सेंटर ऑफ मास। जब वो ब्लॉक नीचे पहुंचा, सेंटर ऑफ मास कम हो गया, तो पहले ज्यादा ऊंचा पे था, उसके बाद कम हुआ, तो सेंटर ऑफ मास डाउन गया। और ये आईएनएस, ये जो सेंटर ऑफ मास डाउनवर्ड मूव किया, क्यों किया? सर इनिशियल ज्यादा हो गया फाइनल से। हाँ वो तो ठीक है, सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस कर गया ना फाइनली, यस सर। तो मूव किया तो कोई करवाया ना इसको। यस सर। कौन कराया? एक्सटर्नल फोर्स कराएगा। हाँ सर। और वो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ कौन है? हमने तो कोई फोर्स लगाया नहीं। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स वो जो mg लग रहा था, दैट mg मेक्स द सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस्ड। ओके सर। दिस डिस्प्लेसमेंट इज ड्यू टू mg। यहाँ पर मैंने बताया ना, सेंटर ऑफ मास y डायरेक्शन में जीरो नहीं है, यस सर। ये सॉरी एक्सटर्नल फोर्स y डायरेक्शन में जीरो नहीं है, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल चेंज। और जब हमने इसको निकाला तो पाया कि ऑफ कोर्स चेंज हो रहे हैं। तो ये जो मूव कर रहा है, दिस डाउनवर्ड मूवमेंट इट इज ड्यू टू gravity force as external force as gravity, external force है ना, of gravity। बाकी बोट वाले के केस में क्या ना था, ग्रेविटी फोर्स बैलेंस हो जा रहे थे buoyancy फोर्स। यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स y डायरेक्शन में बैलेंस नहीं हो रहा है, ये इसको नीचे की तरफ चला दे रहा है, ग्रेविटी फोर्स इसको नीचे की तरफ चला दे रहा है, ये नीचे की तरफ नहीं चल पा रहा है, लेकिन ये चल पा रहा है, इसलिए सेंटर ऑफ मास इस पर लग करके चेंज करें। अच्छा, अगर हम इस प्रॉब्लम को, अगर सिर्फ हमसे पहला ही पूछा जाता, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेट, है ना,
व्हेन द ब्लॉक रीचेस टू बॉटम, अगर हम इसको सेकेंड मेथड से बनाते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सेकेंड मेथड से बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करनी है, ये बात याद रखिए। ये ब्लॉक यहां था, मान लिया जाए हम इस वेट्स को पकड़ के रख लिए, इस वेट्स को बांध के रख लिए, ये नहीं चलने दिए, इसको बांध के रख लिए तो एक्सटर्नल फोर्स दे देगा। तो बताइए तब उस केस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा एक्स डायरेक्शन। सो m1 इज m, इसका डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ ना एक्स डायरेक्शन में, यहां पहुंच रहा है, कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट आइनस? B. b, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ b। कैपिटल M का बताइए? 0, इसको तो बांध के रखा हुआ है, Yes, sir. डिवाइडेड बाई, Small m plus capital M. तो दिस इज इक्वल टू mb बाई m प्लस कैपिटल। और ये आया पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब किधर? राइट। Right. तो अगर हम इसको बांधते नहीं होते तो इंटायर सिस्टम पीछे मूव करता। हाँ सर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेट्स क्या बोलते हैं? एक्चुअली में वेट्स प्लस ब्लॉक सिस्टम है, वेट्स प्लस ब्लॉक सिस्टम कितना होगा? mb प्लस m ही होगा, और डायरेक्शन उलट देंगे, लेफ्ट। Left direction. तो देखिए आंसर क्या वही है जो इधर आया हुआ था, यही आया ना। हाँ सर। एक लास्ट क्वेश्चन करो। सपोज करो ये एक वेड्ज है, और ये ग्राउंड पे रखा हुआ है। ग्राउंड स्मूथ है, इसका मास कैपिटल M है। एक बॉल है, इसका मास स्मॉल m है। अगर हम इस बॉल को यहां से छोड़ते हैं, और इसकी रेडियस r है, ठीक है। अगर हम इस बॉल को यहां से छोड़ते हैं तो जब वो बॉल इसके बॉटम मोस्ट पोजीशन पर पहुंचेगा तो ये जो वेड्ज है वो कितना डिस्प्लेस करेगा? फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेड्ज व्हेन बॉल reaches to bottom from the top if released from rest। अब आप इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाकर निकाल लो, या मैंने जो एक टेक्निक सिखाया उससे निकाल लो। वेट्स को रोक दो, बॉल को चलने दो, देखो सेंटर ऑफ मास किस डायरेक्शन में शिफ्ट किया। पहले तो ये बताओ कि यहाँ पे किस डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है? X में 0। अब बॉल प्लस वेट सिस्टम की बात करेंगे इन दिस सिस्टम।
नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में 0 है वेदांत, यस सर। तो एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करेगा। क्या नेट एक्सटर्नल फोर्स वाई डायरेक्शन में 0 है? नहीं सर। नहीं है। तो वाई डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगी, जैसा कि इसके पहले वाला एग्जांपल में करवाया। हमसे तो सिर्फ वेट्स का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। वेट्स का डिस्प्लेसमेंट या तो पीछे होगा तो आगे होगा, आई डोंट नो किधर होगा। तो वो निकालने का मेथड मेरे पास बड़ा सिंपल सा, हम क्या करते हैं, इसको पकड़ के बांध देते हैं। बांध दिया। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में जब वेट्स को मैंने बांध के रखा हुआ है, तो बताइए इसका m गुना 2r। डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में, और 2 थिंग यहां से चलने पर यही ना पहुंच रहा है, तो यस एक्स सर। डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट r ना हुआ जी। आर यस सर। वेदांत r हुआ ना। अच्छा सर, बॉटम तक का ठीक, ये सर आर होगा। r होगा, r होगा, r होगा प्लस कैपिटल M इंटू 0, तो किसको तो बांध के रखा हुआ m प्लस कैपिटल, ये आ गया m r बाई m प्लस। यही मेथड ठीक है सर। ये किधर आया? राइट वर्ड राइट। आया, प्लस में आया। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेट्स क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेट्स क्या बोलेंगे आइनेश? सेम बोलेंगे m प्लस एम आर प्लस बाई m प्लस कैपिटल M। और लेफ्ट डायरेक्शन। बॉल के साथ ही लेफ्ट डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेट्स पूछ रहा है। समझ में आया? और अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल इन एक्स डायरेक्शन में पूछा जाता तो क्या बोलते? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल इन एक्स डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर ये रुका है तो आर चला, और पीछे हो और ये पीछे हो गया आपका एम आर बाई m प्लस m। इसका हो जाएगा कैपिटल एम आर बाई राइट वर्ड। पूछा नहीं जा रहा सवाल में, लेकिन अगर ये पूछा जाता है तो आप इस तरह से। सर ए पॉइंट के बाद क्या सर ब्लॉक आगे मूव करेगा? हाँ, फिर सेंटर ऑफ मास वहीं पहुंच जाएगा जहां था। जब ये यहां से यहां पहुंचेगा ना, ये बॉल यहां पहुंचेगा तो ये एक्स डिस्प्लेस कर जाएगा इधर, और फिर जब ये इधर मूव करके यहाँ पहुंच जाएगा ये तो राइट फिर चल ये फिर पहुंच जाएगा इधर। तो सेंटर ऑफ मास जितना पीछे गया था उतना, फिर ये जो वेट जितना पीछे गया था उतना ही फिर ये आगे बढ़ जाए। समझ में आया वेदांत? आइनेस समझ में आ रहा है ये बात? हाँ सर, समझ गया। तो सेंटर ऑफ मास तब नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेट 0 हो जाएगा। नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेट क्या हो जाएंगे? 0। 0। क्वेश्चन लेते हैं।
एक लार्ज ट्रे है, लार्ज ट्रे, ट्रे समझते हैं ना? हेलो। यस सर। ये लार्ज ट्रे है और इसका मास कैपिटल एम है और इस पर एक आइस क्यूब है ये आइस का क्यूब है, आइस क्यूब। इसका मास स्मॉल एम, साइड इसका एच है, साइड इसका क्या है? एच है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ center of mass when ice melt fully. If one tray plus ice system is kept in gravity, और दूसरा if tray plus ice system is kept in space of no gravity. जहां पर ग्रेविटी नहीं। बताइए तो। यहाँ पे एज्यूमिंग हाइट ऑफ वाटर इज नेग्लेक्टेड। लार्ज ट्रे है ना, तो पानी पूरा फैल जाएगा, पानी जो है पूरा फैल जाए और उसकी हाइट जो है वो नेग्लिजिबल हो। सर नो ग्रेविटी में mh/m+m। नहीं नहीं, गेस मत करो भाई वेदांत, एकदम कंक्रीट डिसीजन लो। यस सर, नो ग्रेविटी में सर mh/m+m। ग्रेविटी में सर वो कर रहा हूँ। सर नो ग्रेविटी में mh/2 टाइम्स m+m आ रहा है। ग्रेविटी में सर ग्रेविटी और अभी बस बना रहा हूँ। पानी फैल गया है, पानी की हाइट कुछ नहीं। लार्ज ट्रे था इसलिए पानी पूरा फैल के हाइट कुछ नहीं बना। अगर यही ट्रे छोटा होता तो पिघलने के बाद पानी की कुछ हाइट हो जाती। देखो ये ग्रेविटी में रहेगा। अच्छा, ग्रेविटी में रहने से क्या होगा बेसिकली ये बताओ। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी? सर वाई डायरेक्शन में फोर्स जीरो नहीं है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी में ये होगा कि पानी बर्फ तो गल जाएगा, मेल्ट कर जाएगा,
और मेल्ट करके जो ये वाटर ड्रॉपलेट बनेगा वो ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ डाउनवर्ड गिर जाएगा। बात समझे? ये जो आपकी सॉलिड्स हैं, जो आइस क्यूब के फॉर्म में, ये जो सॉलिड है आइस क्यूब के फॉर्म में, तो छोटे छोटे इसके जो मोलिकुल्स आपस में बंधे हुए हैं जिससे कि आइस बना है, जब ये मेल्ट हो जाएगा तो मेल्ट हो जाने के कारण ग्रेविटी उसका जो ड्रॉपलेट है उसको नीचे खींच के ले जाएगा। ये ग्रेविटी इसके पानी को पूरे ट्रे में फैला देगा ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस केस में क्या एक्सटर्नल कोई फोर्स लगा? नहीं लगा। सर लगा सर। लगा। किस डायरेक्शन में? सर वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में लगा। एक्स डायरेक्शन में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा? नहीं सर। नहीं लगा। तो एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास वही रहेगा जो था, वाई डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास चेंज करेगा। ये बात हम निकाल भी सकते हैं। सबसे पहले बताइए ट्रे का कोऑर्डिनेट 0 0, आइस क्यूब का कोऑर्डिनेट x का 0, y का h/2 और z का 0 ले। क्यूब है ना वेदांत? यस सर। तो 3 डायमेंशन है, तो x y z तीनों लेंगे इसके, हालांकि 2 जीरो हो जाएगा। और जब पूरा पानी फैल गया तो कोऑर्डिनेट फाइनल हो गया 0 0, Zero. और इसके पूरे मास हो जाएंगे m प्लस स्मॉल। तो बताइए तो इनिशियल सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट क्या है y डायरेक्शन में? इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज h/2. m1 गुना h1, m1 गुना y1 हो गया h/2 प्लस कैपिटल M इंटू 0। कैपिटल M जो इसका मास है इसका कोऑर्डिनेट 0 है, m प्लस कैपिटल M। So it is mh/2 times of m प्लस कैपिटल। और फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है y डायरेक्शन में? सबका 0 है, m का भी 0 है, कैपिटल M का भी 0 है। पानी की हाइट कुछ बनी नहीं, ट्रे का तो वही का वही है 0। ये ग्रेविटी में हुआ, इन ग्रेविटी। इन ग्रेविटी तो सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? y डायरेक्शन में। कहाँ का ज्यादा है? इनिशियल ज्यादा है फाइनल ज्यादा है? इनिशियल। इनिशियल हाइट ज्यादा है, तो इनिशियल में हम फाइनल घटा देते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट किधर आएगा? डाउनवर्ड या अपवर्ड? सर डाउनवर्ड आएगा। डाउनवर्ड। इन ग्रेविटी स्पेस ग्रेविटी में सर 0 हो जाएगा। हाँ, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट आया, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू इतना है। ठीक है। अगर हम इसको स्पेस में लेते हैं, होगा अगर ये। हम इसी को स्पेस में लेते हैं, यही आपका ट्रे है, ट्रे के भीतर में ये जो बीच में ये जो क्यूब है, ये जो क्यूब है आपका सॉलिड फॉर्म में है, जब ये मेल्ट कर जाएगा तो मेल्ट करने के बाद इसके वाटर ड्रॉपलेट जो मॉलिक्यूल बनेंगे वो वही क्यूब शेप में ही रहेंगे। यस सर। समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। हाँ सर। मेल्ट कर गए, मेल्ट कर गए, लेकिन मेल्ट करने के बाद जो उसका शेप है वो चेंज नहीं किया, उसका ड्रॉप नीचे नहीं गिरे। नीचे क्यों नहीं गिरे? क्योंकि ग्रेविटी फोर्स नहीं था। तो इस केस में वाई सेंटर ऑफ मास की जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे
और यहां पर जो सेंटर ऑफ मास के y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, दोनों केस में वही आएगा, mh/2 टाइम्स m प्लस कैपिटल M। यहाँ पर भी वही आएगा, mh/2 टाइम्स m। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास y डायरेक्शन में 0 आ जाए। और क्यों 0 आए? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। समझ में आया वेदांत? यस सर। स्पेस वाले केस में सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेंगे, क्योंकि वहां ग्रेविटी फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स था वो एब्सेंट है, और एक्स डायरेक्शन में तो ऐसे भी कोई फोर्स नहीं। इस केस में सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ शिफ्ट इसलिए किए क्योंकि ग्रेविटी फोर्स एक्सटर्नल रूप में काम किया, पानी के ड्रॉपलेट्स को नीचे फैला दिया, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। सपोज कीजिए, अच्छा आप लोग सभी मंगलवार को वर्क एनर्जी, पावर और सर्कुलर मोशन का टेस्ट दे सकेंगे? यस सर। मंगलवार को वर्क एनर्जी, पावर और सर्कुलर मोशन का टेस्ट हो। सर मेरे एग्जाम शुरू हो जाएंगे तो मैं नहीं अटेंड कर पाऊंगी क्लासेस, तो नहीं हो पाएगा टेस्ट। टेस्ट तो 1.5 घंटे की है बेटा, टेस्ट तो दे ही सकते हैं। सर पर वो उस टाइम पे फिजिक्स नहीं, कोई दूसरे सब्जेक्ट का एग्जाम है, तो मैं फिजिक्स को टाइम नहीं दे पाऊंगी इस टाइम पे। चलो ठीक है, बाकी सब मंगलवार को टेस्ट देना है। ठीक है, ट्यूसडे। टॉपिक क्या है? वर्क एनर्जी, पावर प्लस सर्कुलर मोशन। हाँ, एक क्वेश्चन मैं बोल रहा था कि जैसे मान लो कि एक मून है और ये अर्थ है। अर्थ बड़ा है ना मून से, ये अर्थ है, ये मून है। इसकी मास स्मॉल m, इसकी मास कैपिटल M। ऐसा मास हम कुछ ले लेते हैं, ठीक है। इसका मास स्मॉल m, इसका मास है 4m। अर्थ उर्थ हटा दो, प्लेनेट एक ले लो। मुझे इसका रिलेशन डाटा नहीं पता है, इसलिए मैं हटा दूँ। दो प्लेनेट है, प्लेनेट 1, ये प्लेनेट 2। प्लेनेट 1 का मास m है, m है। इसका 4m, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 2r है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये ले लेते हैं 15m, 15r। समझ में आया? ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल attraction, they come to each other and collide। हालांकि ये रिवॉल्व करता है इसलिए कोलाइड नहीं करता। अगर हम इस सबको रेस्ट में कर दें, कोलाइड इफ रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट।
find the position of collision from planet 1. planet 1 से पोजीशन ऑफ कोलिजन क्या होगा ये बताइए। क्वेश्चन समझ में आया जी? यस सर। एक सवाल बनाया था लास्ट क्लास में, टेबल पे रखे थे 2 पार्टिकल, बताया नहीं बताया वो सवाल? बेसिक था, ये सर करवाया सर। करवाया ना? और यही तो यहाँ ड्यू टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ये चला था यहाँ पे ग्रेविटेशनल। 12 आर सर, 12 आर 12 आर तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो 10.6 आर आ रहा है। 10.6 आर आ रहा है। एक्चुअली में ये प्रॉब्लम वैसे सॉल्व नहीं होगा जो आप पहले सॉल्व किए हैं। ये चलेगा कितना दूर? अच्छा देखो, इन दोनों के अगर मान लो, इसको ऐसे समझो पहले, अगर ये रेडियस के साथ नहीं होकर के एज ए पार्टिकल होता, ये रेडियस के साथ ना होकर के एज ए पार्टिकल होता और बीच की दूरी डिस्टेंस होती 15 आर, ठीक है आइनेस? यस सर। अगर बीच की डिस्टेंस होती 15 आर, यस सर। तो फिर ये हम दोनों को छोड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे कोलाइड कर जाता। हाँ सर। सेंटर ऑफ मास पे कोलाइड कर जाता क्योंकि इसका जो शेप है वो पॉइंट शेप का। तो ओके हम सर। ये वाली डिस्टेंस ले लेते हैं। 12r/m। नहीं, एम नहीं आएगा इसमें, तो डायमेंशनली गलत होगी। ये हो जाता 15r माइनस एक्स, और यहाँ पर x की वैल्यू निकल जाती 4m इंटू एक्स, 4m इंटू 15r डिवाइडेड बाई 4m प्लस m 15m बाय 5m। m कैंसिल हो जाता है, 5 से ये 3 हो जाता है, ये 12 बार आ जाता है। ये 12 बार आ जाता है, ये वाली डिस्टेंस 12 बार, और ये वाली डिस्टेंस कितना हो जाता है 3r। ये कब की बात है? पॉइंट साइज मास। पॉइंट साइज की बात। लेकिन क्या ऐसा इसमें हो पाएगा? नहीं सर। ऐसा इसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दोनों जब मीट करेंगे, ये दोनों जब मीट करेंगे, ये दोनों जब भी कहीं पर भी मीट करेंगे, इनके बीच का ये सेपरेशन रह ही जाएगा। ये सेपरेशन तो रह ही जाएगा ना? यस सर। 15r में ये वाली सेपरेशन तो रह ही जाएगा। ये वाली सेपरेशन कितनी रह गई? 3r 3r है। तो इफेक्टिवली कितना चलेगा ये? 12 बार चलेगा ना? सर। हाँ 12 आर तो सर पॉइंट साइज में चला ना। पॉइंट 15r वाली तो में कहानी खत्म हो गई। ऐसा 12 बार चलेगा सर। पॉइंट वाली तो कहानी खत्म हो गई ना।
अगर if they were point mass, अगर ये पॉइंट मास होते और बीच की दूरी 15 r होती, तब ये यहां जाके कोलाइड करता, ये मेरा कहना। और ये दूरी कितनी आई? 12 r। ये संयोग से डाटा ऐसा हो गया देखिए, ये संयोग से डाटा ऐसा आ गया। लेकिन मेरा यहाँ पर प्रश्न दूसरा है। मेरा प्रश्न क्या है कि अगर हम इसको यहां से छोड़ेंगे तो ये जा करके यहां ना सटेगा, यस सर। तो ये दोनों के बीच की इतनी दूरी तो नहीं ना चली। यस सर। तो ये दोनों मूव कितना किया, आपस में 12 दूरी r। कितना ट्रेवल किया? ये दूरी है 3r। तो इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इस केस में? इन दिस केस इफेक्टिव displacement, effective distance between them will be equal to 15r माइनस इसका रेडियस और उसका रेडियस। इसका रेडियस कितना था? 2r था, 12r। मतलब कहने का कि आप इसको ऐसे समझो, आप इसको ऐसे समझो, यहां अगर हम एक पॉइंट मास ले लेते हैं इस जगह पे, इफेक्टिव मास यहां ले लेते हैं, इसका मास कितना ले लिया? m। इसका मास 4m, इन दोनों के बीच की दूरी 13r, 13 नहीं तो 12r। 12r, yes sir, 12r, इधर से 2r घट गया, इधर से r घट गया। yes sir, अब आप इस सवाल को इस डिस्टेंस के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा। ये वाली दूरी कितनी? क्योंकि दोनों के बीच का इफेक्टिव डिस्टेंस कितना है? 12r, 12r। ये वाली दूरी आप निकाल सकते हैं। 12 minus x, कितना आएगा? 9.6। बराबर कितना है बेदाम? कैलकुलेट कर लिए? 9.6। कैसे निकाला? m इंटू 4m इंटू 4m इंटू 12r बाय 5। बाई 5m। m कैंसिल, ये कटेगा 2.4, 9.6। माइनस आपका कितना आया था? सर 10.6 r आ गया था। चेक कर लो सर कितना कोलिजन दूर। पे x फाइनल और r भी तो ऐड होगा। नहीं नहीं, तो उसको तो इतना ही दूरी चलना है ना, 12r। कहाँ से r ऐड होगा? किसका r ऐड होगा? ये दोनों तो यही ना मिलेंगे, यस सर। यही मिलेंगे ना। तो इफेक्टिवली तो इतना ही दूरी चल रहा है, इसको इतना ही बीच का स्पेस है ना जिसको वो ट्रेवल करेगा। यस सर। ये ओके वाली सर। दूरी 9.6 है। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो आई होप कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, ये सारी चीजें बेहतर ढंग से सीख पाए हैं। ओके, सो वी विल डिस्कस। अगले क्लास में हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल है। सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ये प्रिंसिपल में आता है, जिसको जैसे कि वर्क एनर्जी थ्योरम एक प्रिंसिपल था, तो देखे थे हम कितने प्रॉब्लम डिस्कस किए थे बस उस चीज को सीखने के लिए। इसी तरह से हम ये प्रिंसिपल को भी उसी तरह से सीखते हैं। ठीक है,
So we will discuss the next topic in the next class.